हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है रिटेल बैंकिंग में पर्टिकुलरली, उसके बारे में हमें जानना है यहाँ पर। तो व्हाट आर द रिटेल प्रोडक्ट दैट बी ऑफर टू द कस्टमर, हम ये देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम रिटेल बैंकिंग में कस्टमर को ऑफर करते हैं। रिटेल लोन को अप्रेजल कैसे किया जाता है और ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू में देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जो रिटेल बैंकिंग में मेनली हम किस कस्टमर को फोकस करते हैं फ्रेंड्स, तो इंडिविजुअल कस्टमर को फोकस करते हैं। तो टारगेट कस्टमर्स आर जनरली इंडिविजुअल्स, आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर एम्प्लॉयड आर सेल्फ एम्प्लॉयड हैविंग रेगुलर इनकम। तो रिटेल बैंकिंग में जो टारगेट कस्टमर होता है हमारा, वो इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कहीं ना कहीं से, जहां पर रेगुलर इनकम आनी चाहिए। वो चाहे बिजनेस कर रहे हों या फिर नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं से रेगुलर इनकम आनी चाहिए। वैसे ही कस्टमर को हम नॉर्मली यहाँ पर टारगेट करते हैं। इन दीज केसेस रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट ऑफ द कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी आर फ्रॉम बिजनेस आर अदर एक्टिविटी। तो जैसे हमने किसी कस्टमर को लोन दे दिया, तो जो रीपेमेंट आएगी उस लोन की, वो कहाँ से आएगी? उस कस्टमर को जो कैश फ्लो मिल रहा है कहाँ से मिलता है? सैलरी वाले कस्टमर को सैलरी से कैश फ्लो मिलता है, बिजनेस करने वाले को बिजनेस से, या कोई और एक्टिविटी में कस्टमर इन्वॉल्व है तो उस एक्टिविटी से उसको कैश फ्लो जो मिलता है, जो नकदी मिलती है, उसी से ही वो अपने लोन की रीपेमेंट को करता है। ठीक है। बैंक फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ हाउस व्हीकल टू इंडिविजुअल। रिटेल बैंकिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं? फाइनेंसिंग करते हैं ताकि कोई घर खरीद सके, कोई गाड़ी खरीद सके। एजुकेशन लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, इंडिविजुअल्स को ही हम रिटेल बैंकिंग में ये सारे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। दीज एसेट्स जनरली डू नॉट जनरेट एनी इनकम फॉर द कस्टमर। नोटिस करिएगा इस बात को कि ये जो एसेट होते हैं, जो हम रिटेल बैंकिंग में लोन दे करके जो एसेट क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए, वो नॉर्मली कस्टमर को इनकम अर्न करके नहीं देते हैं। हाउसिंग लोन देते हैं, नॉर्मली कस्टमर उसमें रहता है। व्हीकल लोन देते हैं, कार को चलाता है, खर्चा ही करता है, इनकम नहीं जनरेट होती है ज़्यादातर केसेस में, है ना। अब कई केसेस ऐसे होंगे, कार को आप जो है किराए पर भी चढ़ा सकते हैं, और कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर घर भी किराए पर दिए जाते हैं तो इनकम भी आती है। लेकिन जनरली की बात हो रही है कि जनरली ये इनकम जनरेट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ओके, दिस टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक डील्स विद द इंडिविजुअल कस्टमर इज नोन एज रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि रिटेल बैंकिंग में हम इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो जहां पर हम इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हैं उसे ही रिटेल बैंकिंग कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, उनसे तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली। एक तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट होता है, दूसरा एसेट प्रोडक्ट होता है, तीसरा जो लाइबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट नहीं होता तो उसे अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लाइबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, एसेट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, या इसके अलावा जो तीसरे टाइप का होता है वो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है। अब लाइबिलिटी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो बैंक के लिए जिम्मेदारी हो, लाइबिलिटी हो। तो कोई कस्टमर अगर सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करे, या करंट अकाउंट में पैसा जमा करे, या टर्म डिपॉजिट कर दे हमारे पास। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, एफडी जो से बोलते हैं फ्रेंड्स हम। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर हमारे पास एफडी करवा के गया 2 करोड़ रुपए की, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि जब वो कस्टमर हमसे पैसा मांगे तो हम उसे 2 करोड़ रुपए वापस करें। तो ये सारे प्रोडक्ट हो गए फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ये उस रिटेल बैंकिंग के जो है अपना लाइबिलिटी प्रोडक्ट हो गए। एसेट प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग के? तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट में आपके जितने भी लोन होते हैं फ्रेंड, वो सभी के सभी एसेट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो ही अपने आप में एक लोन होता है। इसके अलावा और भी जो रिटेल के लोन होते हैं वो सभी रिटेल के एसेट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके के अपने प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स रिटेल में, लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट। तो लाइबिलिटी में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। एसेट प्रोडक्ट में आपका पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सभी जो है एसेट प्रोडक्ट हो गए। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट और ऑफर करते हैं रिटेल बैंकिंग में, जो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो अदर की कैटेगरी में आते हैं। और इसके एग्जांपल्स में हम देखना चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज। डिपॉजिटरी सर्विसेज फ्रेंड्स आपका वो होता है जब हम शेयर वगैरह परचेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो डिपॉजिटरी सर्विसेज यूज की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब हम बेचते हैं। जो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, या गोल्ड कॉइन का रिटेल सेलिंग जो करते हैं, होल सेल नहीं करते, रिटेल सेलिंग करते हैं, तो वो भी आपका अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में आता है रिटेल बैंकिंग के तहत। तो रिटेल बैंकिंग में तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लाइबिलिटी प्रोडक्ट हो गए, एसेट प्रोडक्ट हो गए, और तीसरा अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड,
मैंने डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में डिफरेंस आपको बताया है। डेबिट कार्ड हर जगह यूज हो सकता है, एटीएम कार्ड केवल एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के काम आता है और किसी काम नहीं आता है। जबकि डेबिट कार्ड आपका एटीएम वाला काम तो करेगा ही करेगा, विड्रॉल करवाएगा, प्लस ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, पास पे पेमेंट, ये सभी करवाता है। ठीक है। टेलीफोन बैंकिंग, टेलीफोन करके जो है बैंकिंग प्रोवाइड करना, यानी कस्टमर फोन करे हम उसकी ट्रांजेक्शन करें। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट का यूज करके। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल को यूज करते हुए बैंकिंग करें। डिपॉजिटरी सर्विसेज, शेयर मार्केट में परचेजिंग और सेलिंग के लिए जो डीमैट अकाउंट वगैरह खुलता है वो डिपॉजिटरी सर्विस में आता है। और इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बेचते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेंड्स जब किसी कस्टमर की लाइफ को आप प्रोटेक्ट करते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब किसी वस्तु को या किसी आर्टिकल को आप वो करते हैं, इंश्योर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने लोन लिया है तो उसके लोन को अगर आप प्रोटेक्ट कर दें, या किसी कस्टमर ने जो है हाउसिंग लोन लिया तो उसके हाउस का इंश्योरेंस आपने कर दिया, तो ये नॉन लाइफ पॉलिसी हो जाती है फ्रेंड्स। ओके। इसके अलावा रिटेल सेलिंग जब हम करते हैं गोल्ड कॉइन का, तो ये सभी अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में आते हैं आपका। किसमें? रिटेल के अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में। टारगेट कस्टमर हमारे कौन से होते हैं? ये इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है या ज्वाइंट बारोअर भी हो सकते हैं। अकेला कस्टमर ले या दो कस्टमर एक साथ ले मिलकर के जो है लोन ले लें। जो एम्प्लॉई होते हैं किसके? प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म के जो एम्प्लॉई होते हैं, कंपनीज होती हैं, एनआरआई होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ये सभी हमारे टारगेट कस्टमर होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कंपनीज का नाम लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम कारपोरेट लोन नहीं दे रहे हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनको जो है रिटेल लोन देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। रिटेल प्रोडक्ट्स आर वॉल्यूम ड्रिवन एंड फीचर्स रिलेटेड टू हु विल क्वालिफाई एंड हु विल नॉट आर प्री डिटरमाइंड। तो जो रिटेल प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम ड्रिवन होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ड्राइव किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और किसको जो है मतलब रिटेल का लोन मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता है, ये बात पहले से ही डिसाइड हो जाती है, प्री डिटरमाइंड होती है। यानी कौन रिटेल का कस्टमर है और कौन जो है कारपोरेट का कस्टमर है, ये बात हम पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं। दीज आर स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट। और ये असेसमेंट हम कैसे करते हैं कि किसी कस्टमर को लोन देना है या नहीं, तो वो स्कोर कार्ड के आधार पर करते हैं। स्कोर कार्ड कौन सा? आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा सिबिल स्कोर जो जनरेट करते हैं, वही आपका स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके अगला है अप्रोच फॉर रिटेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लोन टू कारपोरेट। ठीक है। तो लोन मतलब रिटेल में लोन देने के लिए हम क्या करते हैं? स्कोर कार्ड का यूज करते हैं, और पहले ही डिसाइड हो जाता है जिसका स्कोर कार्ड अच्छा है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, उसको लोन देना है, जिसका स्कोर कार्ड खराब है उसको नहीं देना है। लेकिन कारपोरेट में जो है लोन अलग तरीके से बांटा जाता है। यहाँ पर क्रेडिट अप्रेजल जो है एक्सरसाइज बताती है कि मतलब किसी को लोन देना है कि नहीं देना है। मतलब कहने का कि कारपोरेट का हम पहले क्रेडिट अप्रेजल करते हैं, यानी कि पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको लोन देना है या नहीं देना है। लेकिन रिटेल के केस में क्या है, अगर बैंक ने ये कह दिया कि 600 से ऊपर वाले को ही हम सिबिल स्कोर 600 प्लस होगा तो ही लोन देंगे, तो 600 से कम सिबिल स्कोर वाले किसी को भी लोन नहीं मिलेगा, ये प्री डिटरमाइंड हो जाता है फ्रेंड्स। ओके। इन केस ऑफ पर्सनल लोन सर्टेन क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड और बराबर मस्ट फिट इन एंड ही डज नॉट क्वालिफाई टू लोन। मतलब कहने का ये है कि जो पर्सनल लोन जब कोई बैंक बांटता है या देता है तो कुछ क्वालिफिकेशन रख देता है वो पहले से ही कि ये चीज़ें, ये शर्तें आपको पूरी करनी होंगी, तभी अगर वो बार उसमें फिट होता है तो उसको लोन दिया जाता है, अदरवाइज वो लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी जो है बातें, जनरल बातें कि रिटेल प्रोडक्ट का हमने ओवरव्यू देखा, मतलब रिटेल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो रिटेल प्रोडक्ट में पहले हमने ये जाना कि जो कस्टमर होता है वो इंडिविजुअल कस्टमर होता है या ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है, जो या तो एम्प्लॉयड होता है यानी उसको सैलरी मिल रही होती है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई बिजनेस वगैरह करके पैसा कमा रहा होता है, लेकिन रेगुलर इनकम होनी चाहिए। क्योंकि अगर रेगुलर इनकम नहीं होगी फ्रेंड्स तो हम पैसा वापस कैसे लेंगे? तो जो रीपेमेंट आती है वो किस कैश फ्लो से आती है? जो सैलरी आ रही है या अदर बिजनेस एक्टिविटी जो करके बिजनेस करके वो कमा रहा है, वहां से कैश फ्लो आता रहना चाहिए, तभी वो रीपेमेंट कर पाएगा। बैंक फाइनेंस करता है रिटेल में किस काम के लिए? हाउसिंग लोन के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए इंडिविजुअल को लोन देता है। ठीक है। रिटेल में हम मेजरली यही करते हैं। दीज एसेट्स जनरली डू नॉट जनरेट एनी इनकम टू कस्टमर। ये जो एसेट मतलब कहने रिटेल बैंकिंग में जो लोन देते हैं हम, उससे जो एसेट कस्टमर को बनता है उससे कस्टमर को कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, जनरली ऐसी बात कही जा रही है। ठीक है। तो ऐसी बैंकिंग जिसमें हम जो है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में बैंकिंग करते हैं वही रिटेल बैंकिंग कहलाती है। ये बात हमको आइडिया हो चुका है। उसके अंदर रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट है उनको 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं: रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब लाइबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली 3 होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो गया आपका। एसेट प्रोडक्ट में आपके जितने भी लोन होते हैं वो सारे के सारे एसेट प्रोडक्ट होते हैं,
जैसे पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, अदर रिटेल लोन, ये सारे जो है आपके रिटेल एसेट प्रोडक्ट होते हैं। अब इसके बाद में आता है फ्रेंड्स आपका अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में फ्रेंड्स जो है जो इस मतलब एसेट और लाइबिलिटी में नहीं फिट होते, फिर भी हम रिटेल बैंकिंग जो सर्विस प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं उसे अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज कहते हैं। इसमें आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन का बिल, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारी बातें हमने जान ली हैं। मतलब अदर प्रोडक्ट में आपका क्रेडिट कार्ड देना, कस्टमर को डेबिट कार्ड देना, एटीएम कार्ड इशू करना, टेलीफोन के थ्रू बैंकिंग प्रोवाइड करना, इंटरनेट पर बैंकिंग प्रोवाइड करना, मोबाइल फ़ोन यूज करके बैंकिंग देना, है ना। डिपॉजिटरी सर्विसेज ताकि वो डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा सके और यूज कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचते हैं। इसके अलावा गोल्ड कॉइन का सेल भी करते हैं रिटेल के तौर पर, यानी 1 2 2 4 करते हैं, होलसेल में नहीं करते हैं। ये सारे अदर प्रोडक्ट में आ जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद जो टारगेट कस्टमर होता है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं या जॉइंट बारोवर हो सकते हैं या एम्प्लॉय हो सकते हैं किसी कंपनी के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, ट्रस्ट का कोई पर्सन हो सकता है, एसोसिएशन का कोई पार्टनरशिप है, कोई प्रोप्राइटरशिप है, इसके एम्प्लॉय वगैरह हो सकते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं। ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है। तो रिटेल प्रोडक्ट जो है तो वैल्यूम ड्रिवन होते हैं और कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं क्वालिफाई करेगा ये बात पहले से ही डिसाइड हो जाती है रिटेल प्रोडक्ट्स के केस में, यानी किसको लोन देना है रिटेल में, किसको नहीं देना, वो पहले डिसाइड हो जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है स्कोर कार्ड के आधार पर, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, सिबिल स्कोर कार्ड आपका यहाँ पर काम आता है। अब रिटेल में अप्रोच अलग होती है लोन के लिए, पहले से ही आप डिसाइड कर लेते हैं, जबकि कारपोरेट में लोन देने के लिए हम क्रेडिट अप्रेजल करते हैं। क्रेडिट को मतलब लोन देने से पहले एनालिसिस की जाती है कि प्रोजेक्ट क्या वाइबल है कि नहीं है, प्रॉफिट देगा नहीं देगा, ये सारी बातें हम चेक करते हैं और उसके आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि लोन करना है या नहीं करना है। अब जो पर्सनल लोन होता है फ्रेंड्स उसमें कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन हम प्रिस्क्राइब कर देता है बैंक कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ही बराबर को हम लोन देंगे, अदरवाइज हम उसको लोन नहीं दे सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, जो कि देखेंगे हम अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन्स क्या होती है। मतलब रिटेल का लोन आपको अप्रूव करना है तो आप क्या क्या चीज़ें नोटिस करेंगे, केवाईसी करवाएंगे, क्या क्या करेंगे, विजिट करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे, ये सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी। तो अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन्स में देखेंगे, इन केस ऑफ रिटेल लोन आइदर एप्लीकेंट कुड अप्रोच द बैंक और सेलिंग टीम ऑफ पर्सन कुड अप्रोच द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो देखिए रिटेल लोन अगर देना है तो या तो जो है जिसको लोन चाहिए वो ब्रांच आ जाए या बैंक आ जाए, और या जो सेलिंग टीम है, सेलिंग वाली टीम है, या पर्सन जो है बैंक का कोई एम्प्लॉय जो है वो अप्रोच कर ले प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स जो होने वाला हो, मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट बनने वाला है उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ठीक है, अभी बना नहीं है लेकिन बनने की पूरी संभावना है तो उसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कहते हैं। तो अगर रिटेल लोन है तो या तो बैंक जो है कस्टमर बैंक आ जाए, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कस्टमर बैंक आ जाता है या ब्रांच आ जाता है, अदरवाइज सेलिंग टीम या फिर जो है पर्सन कोई जो बैंक का हो वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिल सकता है। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर कुड बी अप्रोच्ड बाय बैंक स्टाफ आर इट्स एजेंट फॉर क्रॉस सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। अब कुछ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो मतलब पहले से ही हमारे कस्टमर है ब्रांच के, जिनके बारे में हमें पता है, उनको अप्रोच किया सकता है बैंक स्टाफ द्वारा या बैंक के एजेंट द्वारा अप्रोच किया सकता है ताकि क्रॉस सेलिंग की जा सके और प्रोडक्ट उसे बेचा जा सके। अगर किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है और हमारा लोन अच्छा चल रहा है, उसने रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर रखी है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर कर दें या और कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह ऑफर कर दें ताकि बैंक का प्रोडक्ट और बिक सके। ठीक है, उसके बाद वेदर द मेथड whatever be the method, first step is collection of application and information that is necessary to evaluate the customer where to whether he is eligible for product or not। ठीक है, तो चाहे जो भी मेथड हो, मतलब चाहे हम कस्टमर को अप्रोच करें चाहे कस्टमर हमें अप्रोच करें, सबसे पहला स्टेप होता है लोन के क्रेडिट अप्रेजल में या लोन जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, अप्रूवल प्रोसेस में, रिटेल लोन के अप्रूवल प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हम कलेक्शन करते हैं एप्लीकेशन का एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट द कस्टमर। कस्टमर को इवेल्युएट करना कि उसे वो एलिजिबल है हमारे प्रोडक्ट के लिए या नहीं, ये चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना सबसे पहला स्टेप होता है रिटेल बैंकिंग में। इन द केस ऑफ पर्सनल लोन के केस में सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। मैंने ये बात पहले भी हमने कही है कि अगर किसी को पर्सनल लोन देना है तो कुछ पहले से ही जो है क्राइटेरिया रखा जाता है कि कम से कम 25,000 रुपये सैलरी हो, पिछले 3 साल या 5 साल में उसने ITR जरूर भरा हो, इस तरह का क्राइटेरिया रख दिया जाता है। अगर उस क्राइटेरिया में बार जरूर से जरूर फिट होता है तो ही लोन पाएगा, अदरवाइज वो लोन नहीं पा सकता है। स्कोरिंग सीट इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट इज प्रिपेयर्ड, मतलब एक स्कोर सीट बनाई जाती है टेम्पलेट के रूप में जिसमें ढेर सारे चेक पॉइंट्स लिखे जाते हैं और जो जो चेक पॉइंट्स फुलफिल होते रहते हैं
उनको ऐसे टिक कर दिया जाता है। या 3 साल से इसने, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, क्या इसकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है? यस, तो टिक लगा दिया। हमने देखा क्या इसने पिछले 3 साल से आईटीआर भरा हुआ है? भरा हुआ है। क्या ये परमानेंट एम्प्लॉयी है? हाँ है। तो इस तरीके से मतलब एक सर्टेन चेक पॉइंट्स बना देते हैं, एक स्कोर शीट बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बना दिया जाता है। और यूजुअली आइटम्स आर चेक्ड ऑफ टू सी इफ द प्रोस्पेक्टिव बारोवर क्वालिफाई आर नॉट। तो ये चीज़ देखने के लिए कि ये कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इस लिस्ट को हम चेक करते हैं। अगर वो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो एलिजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इन एडिशन इसके अलावा केवाईसी नाम को फॉलो करना ही होता है। नो योर कस्टमर की गाइडलाइन को हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन द व्यू ऑफ ईज ऑफ डिलीवरी एंड सैंक्शन, मतलब हम चाहते हैं, बैंक ये चाहता है कि जो उस कोई कस्टमर जो है ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करे और उसको 1,00,000 रुपए मिल जाएँ। तो ईज ऑफ डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि लोन का प्रोडक्ट आसानी से उसको मिल जाए और सैंक्शन भी आसानी से हो जाए, उसका लोन पास हो जाए। तो इस वजह से क्या होगा कि जो मतलब नोटोरियस कस्टमर या अनस्क्रूपुलस कस्टमर होते हैं, जो मतलब कहने का फ्रॉड वाले कस्टमर होते हैं, वो इस बात का एडवांटेज भी उठा लेते हैं। कई बार हमारे बैंक को वो धोखा देते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए केवाईसी गाइडलाइन को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि लोगों के लिए चीज़ें आसान हों, लेकिन होगा क्या कि जो फ्रॉड वाले कस्टमर होंगे वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाने लगते हैं। बैंक हैज़ टू बी केयरफुल इन ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस में भी बैंक को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ड्यू डिलिजेंस के बारे में अभी इसी में ही अगला टॉपिक ही है फ्रेंड्स आपका। देखिए ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, ये बात का चेक करना कि जो भी केवाईसी में उसने बातें कही हैं या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में उसने कस्टमर ने बातें कही हैं वो सही हैं या नहीं है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। केवाईसी कभी भी जो है थर्ड पार्टी द्वारा या एजेंट द्वारा नहीं करवाई जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली है। केवाईसी शुड नॉट बी डन बाय द थर्ड पार्टी या एजेंट्स। एजेंट को भिजवा करके आप कभी भी जो है केवाईसी मत करवाइए, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है एजेंट भी उनके साथ मिल करके फ्रॉड कर दे। केवाईसी शुड नॉट बी रिलैक्स। केवाईसी कभी भी रिलैक्स नहीं की जा सकती है। कस्टमर के साथ में नो योर कस्टमर की पॉलिसी के साथ में हमें टाइट रहने की जरूरत होती है। Also, wherever there is a dispute, any suspicion about detail, bank should be extra careful to verify the details. So, अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है या कोई सस्पिशन बनता है, मतलब डाउट होता है आपको, तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो करके आप डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। ड्यू डिलिजेंस वहां पर आपको दिखाना होता है। नॉर्मली द बैंक एडवाइज द कस्टमर इफ ही आर हिज एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड नॉट फाउंड एलिजिबल। तो नॉर्मली क्या होता है कि बैंक क्या करेगा, अपने अपने कस्टमर को जो है एडवाइज कर देता है, सलाह दे देता है कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या फिर जो है एलिजिबल नहीं फाउंड किया गया है। तो ये बात जो है कस्टमर को, बैंक को बता देनी होती है कि हाँ आपका फॉर्म हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्या वजह थी वो भी बताना चाहे तो बता सकता है। तो एज द बैंक यूज स्कोर कार्ड देयर कुड बी एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है मतलब स्कोर कार्ड का यूज करता है, तो यहाँ पर कई बार ऐसे केसेस भी आएंगे जिनका स्कोर कार्ड खराब होगा, उसके बावजूद भी कस्टमर को हम लोन दे सकते हैं किसी और वजह से। मतलब कहने का हो सकता है उसके बाद में जो स्कोर कार्ड खराब है लेकिन वो एफडी रख रहा है, मान लीजिए 5 लाख का लोन ले रहा है और 10 लाख की एफडी रख रहा है, भले ही उसका सिविल स्कोर खराब है, पर अगर 10 लाख की एफडी और 5 ही लाख का लोन है तो हम उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वही कह रहा है कि मतलब स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिक्टली एकदम स्कोर कार्ड के हिसाब से ही चलेंगे, हम कंसिडर कर सकते हैं लोन के लिए ड्यू टू अदर रीजन, किसी और वजह से उसको लोन दे सकते हैं। दैट द पर्सन हु कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन डिड नॉट डू द गुड जॉब। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस आदमी ने जानकारी इकट्ठा की है, जिसने स्कोर कार्ड बनाने के लिए डेटा इकट्ठा किया हुआ है, हो सकता है हमसे ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से उस कस्टमर का स्कोर कार्ड खराब हो गया हो। तो वही कह रहे हैं कि जिसने भी कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन को, हो सकता है उसने अच्छी तरह से अपना काम ना किया हो। दीज एक्सेप्शन शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई हैरेसमेंट ना फील हो और उसके पास कोई ऐसा कारण ना बने कि वो हमारी कंप्लेंट कर दे फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ है कि मतलब हम कोशिश यही करेंगे कि अगर मान लीजिए जो है स्कोर कार्ड खराब है, उसके बावजूद भी एक्सेप्शन में हम उसको लोन देने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर वो उसमें कुछ सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल कराएं, कोलेटरल दे रहा है उस केस में, है ना। और अगर ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से हैंडल करने की जरूरत होती है, ताकि कस्टमर को, अगर मान लीजिए आप लोन रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका स्कोर कार्ड अच्छा है उसके बावजूद भी, तो हैरेसमेंट नहीं करनी होती है, कोई ऐसा कारण नहीं देना है कि कस्टमर हमारी कंप्लेंट कर दे फ्रेंड्स। ओके, अब कई लोग बोलते हैं कि जाओ जाओ जा करके जो कंप्लेंट करनी है कर लेना, हम भी देख लेंगे। तो खैर गुस्सा हो जाता है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में लोग दिन भर किसी न किसी को मतलब देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, तो ऐसे में गुस्सा आना भी स्वाभाविक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो अप्रूवल प्रोसेस में रिटेल लोन में हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि मतलब केवाईसी करनी होती है, हमें अपना ड्यू डिलिजेंस यूज करना होता है ना। बैंक खुद जो है अप्रोच कर सकता है, कस्टमर चाहे एप्लीकेंट चाहे जिसे लोन चाहिए वो ब्रांच आ सकता है, या हमारी सेलिंग वाली टीम या पर्सन जो हमारे बैंक का स्टाफ है
वो भी हमारे क्लाइंट से मिल करके उसे लोन या प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है ना। और कुछ एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं उनको अप्रोच किया सकता है बैंक स्टाफ द्वारा या एजेंट द्वारा, ताकि जो है और प्रोडक्ट उसे क्रॉस सेल किए जा सकें। और सबसे पहला स्टेप, चाहे जो भी तरीका यूज करे, चाहे बैंक कस्टमर के पास जाए, चाहे कस्टमर बैंक के पास है, पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन का कलेक्शन करना, जानकारी का इकट्ठा करना कि वो कस्टमर, मतलब इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना कि क्या वो कस्टमर एलिजिबल है हमारा, जिस प्रोडक्ट के लिए हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो हमारी सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा है। इसकी जानकारी को इकट्ठा करना सबसे पहला एम होता है। इन केस ऑफ पर्सनल लोन के केस में कुछ एलिजिबिलिटी लगा दी जाती है, क्राइटेरिया लगा दिया जाता है जिसमें बारोवर को फिट होना ही चाहिए, अदरवाइज वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है। एक स्कोर शीट यूज की जाती है जिसमें टेम्पलेट के तौर पर, मतलब एक स्कोर शीट बना ली जाएगी जो हमेशा यूज की जाएगी और उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स लिखे होते हैं और यूजुअली उन आइटम्स को चेक कर लिया जाता है, चेक ऑफ कर दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है प्रॉस्पेक्टिव बारोवर। उसी के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मतलब कस्टमर हमारा क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी लोन के लिए, मान लीजिए बैंक ने नियम लगा रखा है कि पिछले 3 साल का आईटीआर आपके पास होना चाहिए। अब हमने जब यहाँ चेकलिस्ट में देखा तो सिर्फ 2 ही साल का आईटीआर है, तो ऑब्वियसली इसका बारोवर क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए और उसको हम चेक करके हमें बता देंगे कि हाँ इसे लोन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा केवाईसी नाम्स को अप्लाई करना होता है, नो योर कस्टमर की पॉलिसी को अप्लाई करना ही पड़ेगा, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन द व्यू ऑफ ईज ऑफ डिलीवरी एंड सैंक्शन, मतलब बैंक तो चाहता है कि मतलब जो कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, उसको जो है जो भी प्रोडक्ट है उसको हम ईजिली डिलीवर कर दें, सैंक्शन आसानी से कर दें उसका लोन। लेकिन इस बात का फ़ायदा जो मतलब फ्रॉड वाले कस्टमर होते हैं वो उठा ले जाते हैं। तो इसलिए बैंक हैज़ टू बी केयरफुल इन ड्यू डिलिजेंस, इसलिए बैंकों को ड्यू डिलिजेंस करने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। ड्यू डिलिजेंस मैंने आपको बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कस्टमर ने सबमिट किए हैं, जो भी जानकारी कस्टमर ने दी है, वो सही है या नहीं है, इस बात को क्रॉस चेक करना ही ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। केवाईसी कभी भी जो है थर्ड पार्टी द्वारा नहीं करवाई जानी चाहिए, एजेंट से कभी भी केवाईसी नहीं करवानी होती, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर वो एजेंट जो है कस्टमर के साथ मिल करके फ्रॉड कर गया तो आप बचेंगे नहीं, आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, है ना। केवाईसी शुड नॉट बी रिलैक्स, केवाईसी को कभी भी रिलैक्स नहीं किया सकता है। यानी नो योर कस्टमर की पॉलिसी अगर बैंक में है तो केवाईसी तो करनी ही करनी होगी कस्टमर की, ठीक है। जहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो जाए या सस्पेंस बन जाए, आपको लगे कोई डाउट है, तो उस केस में एक्स्ट्रा केयरफुल होकर के डिटेल्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली बैंक अपने कस्टमर को ये बात बता देता है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या नॉट एलिजिबल फाउंड किया गया है ना। जो कि बैंक स्कोर कार्ड का यूज करता है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जहाँ पर कस्टमर का स्कोर कार्ड पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लोन हम दे देते हैं। कई बार स्कोर कार्ड पर्याप्त होता है लेकिन उसके बावजूद हम उसको लोन नहीं देते हैं। तो इस तरीके के अगर केसेस हैं, ये जो एक्सेप्शंस हैं, इनको थोड़ा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। कस्टमर को हैरासमेंट ना किया जाए और ना ही कोई ऐसी बातचीत की जाए जिससे कि वो कंप्लेंट हमारी कर सके। तो ये बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं जब भी आप जो है रिटेल का लोन पास कर रहे हों। अब देखिए मैंने कहा था ना कि ड्यू डिलिजेंस के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो एक बार आपने लोन डिसाइड कर लिया कि हमने कस्टमर को लोन देना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज ड्यू डिलिजेंस वेयर इन द एप्लीकेशन डिटेल्स आर थ्रोली वेरीफाइड। तो जो भी एप्लीकेशन में डिटेल दी गई हैं, है ना, एप्लीकेशन डिटेल्स वेयर इन द एप्लीकेशन डिटेल्स आर थ्रोली वेरीफाइड। तो ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, अगला स्टेप है ड्यू डिलिजेंस का, जिसमें एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो थ्रोली वेरीफाई की जाती हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से चेक किया जाता है, चाहे वो केवाईसी का डॉक्यूमेंट हो, चाहे और भी कोई बात उसमें लिखी हो। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन द बैंक वुड लाइक टू नो इफ द प्रॉपर्टी डेवलपर हैज ए मार्केट स्टैंडिंग एंड इज प्रॉम्प्ट इन डिलीवरी। अब मान लीजिए हाउसिंग लोन हम सैंक्शन कर रहे हैं, हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, घर बनवाने के लिए, तो जो बिल्डर है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो हम देखें क्या उसकी मार्केट में कुछ है, मतलब कोई मार्केट पोजीशन है या नहीं है, फ्रॉडी तो नहीं है, कहीं पर फ्रॉड तो नहीं करता है, और प्रॉम्प्ट है डिलीवरी करने, मतलब अगर हम 2 साल के अंदर में बोलेंगे घर बना के दो, तो 2 साल में बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बातें भी ड्यू डिलिजेंस के तहत चेक करनी होती है। बैंक शुड आल्सो वेरीफाई वेदर द प्रोजेक्ट हैज बीन डली रजिस्टर्ड अंडर रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो बैंक को मतलब ये वेरीफाई करना होता है कि जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए कोई कस्टमर आता है आपके पास में लोन लेने के लिए, किसी सर्टेन प्रोजेक्ट में वो कहता है कि हमें फ्लैट खरीदना है या फिर कोई सोसाइटी है जहाँ पर उसने घर खरीदना है, पूरा पूरा बना बनाया घर खरीदना है, तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है क्या वो रेरा के तहत जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है। रेरा का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रेरा के तहत इसे जो है मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है रिक्वायर्ड बाई सम स्टेट्स नाउ, कुछ राज्यों में ये चीज़ कंपलसरी हो गया है
कि रेरा में मतलब कोई भी रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट जो है रेरा के में अप्रूव्ड होना चाहिए। बैंक आल्सो प्री अप्रूव्ड सम प्रॉपर्टीज। एक बात और ध्यान रखने वाली थी कि बैंक कुछ प्रॉपर्टीज को जो है प्री अप्रूव कर देता है। मतलब मान लीजिए कोई कोई बड़ा बिल्डर है और उसने बहुत सारे जो है मकान बना रखे हैं, और अगर उसके सारे कागजात पूरे हैं, रेरा के तहत उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो बैंक क्या करता है, नॉर्मली उसको प्री अप्रूव कर देता है। जाकर के सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी उसने देख ली कि सब कुछ सही है, तो प्री अप्रूव हो जाता है। तो जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसमें ये लिखा हुआ था कि प्री अप्रूव्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस प्रॉपर्टी को जो है प्री अप्रूव कर रखा है। अगर आप चाहेंगे तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बैंक जो है प्री अप्रूव कर देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। इन केस ऑफ व्हीकल लोन क्या होता है, व्हीकल के लोन के केस में इनवाइस सबमिट की जाती कलेक्ट की जाती है, और एजुकेशन लोन के केस में एडमिशन और फीस डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। मतलब ये ड्यू डिलीजेंस के तहत हम कर रहे हैं। अगर आपको ये देखना है कि व्हीकल लोन दिया गया है तो दिया गया है सही है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनवाइस चेक करेंगे उसकी कि कस्टमर ने जो गाड़ी खरीदी है वो सही खरीदी है कि नहीं खरीदी है, इनवाइस उसकी पक्की है या नहीं है, जीएसटी वाली है या नहीं है ना। एजुकेशन लोन के केस में कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो उसका जो एडमिशन हुआ है उसके डिटेल देखेंगे, फिर डिटेल वगैरह को हम वेरीफाई करते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन रिटेल लोन्स। भाई देखिए, रिटेल बैंकिंग जो होती है फ्रेंड्स, वो उसमें कस्टमर की कोई कमी नहीं होती है। एक एक बैंक के पास 20-20 करोड़ कस्टमर हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो होंगे ही होंगे रिटेल बैंकिंग में, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बैंक्स हैव आल्सो टेकन टू एग्रेसिवली मार्केट द रिटेल लोन्स। और बैंक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मार्केट में रिटेल लोन को अपने बेचने के लिए, रिटेल लोन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए अग्रेसिवली जो है मतलब मेहनत की जा रही है। हेंस ड्यू डिलीजेंस ऑफ एप्लीकेंट बिकम इम्पॉर्टेंट। इसलिए जो है ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट भी हैं, बैंक भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ड्यू डिलीजेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एट द end of the verification process, bank must be able to establish that the particular funds are authentic and the applicant qualify for the लोन। अब सब कुछ जब आपने वेरीफाई कर लिया तो चेक कर मतलब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस के लास्ट में ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए, इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर जो है अप्लीकेंट ने दिए हुए हैं अपने फॉर्म में वो अथेंटिक हैं और अप्लीकेंट जो है लोन के लिए क्वालिफाई करता है। ये बात हमें इंश्योर कर देनी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स ड्यू डिलीजेंस। आई होप अब आपको ड्यू डिलीजेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले एक वर्ड होता था, हम ड्यू डिलीजेंस के बारे में बात करते थे, अब इसमें पूरा एक टॉपिक ही है ड्यू डिलीजेंस की। ड्यू डिलीजेंस क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार आपने रिटेल लोन देने की ठान ली तो अगला स्टेप होता है ड्यू डिलीजेंस करना, जहां पर एप्लीकेशन डिटेल को थ्रोली वेरीफाई किया जाता है, हर एक पॉइंट को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। अगर हाउसिंग लोन है, कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है हाउसिंग लोन बैंक द्वारा, तो जो प्रॉपर्टी डेवलपर है उसको चेक किया जाता है कि क्या ये प्रॉपर्टी डेवलपर अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्या ये समय से जो है मतलब प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देगा या नहीं कर देगा, ये सारी बातें चेक करता है बैंक। ये भी ड्यू डिलीजेंस का पार्ट है। उसके बाद में बैंक वेरीफाई करेगा कि जो प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि कई सारे राज्यों में रेरा में रजिस्ट्रेशन, किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में आया था फ्रेंड्स। ओके, और कुछ मतलब जो है बैंक कुछ प्रॉपर्टीज को प्री अप्रूव्ड भी कर देते हैं। प्री अप्रूव्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स। ओके, अब ड्यू डिलीजेंस अगर आपको व्हीकल लोन में करनी है, यानी कार लोन वगैरह में करनी है, तो आप उस कार की इनवाइस चेक कर लीजिए। अगर एजुकेशन लोन में आपको ड्यू डिलीजेंस करना है तो एडमिशन किस इंस्टीट्यूट में हुआ है, उसकी फ़ीस डिटेल क्या है, फीस कब भरी गई है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। चूँकि रिटेल लोन्स में एप्लीकेंट की कमी नहीं होती, बहुत सारे एप्लीकेंट जो है 20 करोड़ 25 करोड़ लोग जो है अप्लाई करते रहते हैं साल भर में। तो बैंक्स आर आल्सो टू टेक एग्रेसिवली, और बैंक भी जो है अपना रिटेल का प्रोडक्ट बेचने में पीछे नहीं रहते हैं, रिटेल लोन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा बेचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है फ्रेंड्स, रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि इसमें जो टिकट का साइज होता है छोटा होता है, कोई 2 लाख का लोन लेगा, कोई 50,000 का लोन लेगा, तो इस वजह से बैंक एग्रेसिवली जो है रिटेल लोन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इन सभी वजहों से, चूंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं और बैंक भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाह रहा है, इसलिए ड्यू डिलीजेंस जो है एप्लीकेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब वेरिफिकेशन प्रोसेस का अंत हो तो ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स, जो भी पर्टिकुलर जो है एप्लीकेंट ने फर्निश किए हुए हैं, बताए हुए हैं, वो सारे के सारे अथेंटिक हैं और एप्लीकेंट जो है लोन के लिए क्वालिफाई करता है। ये बात हमें इंश्योर कर देनी होगी। अगर हमें डाउट बनता है तो हम जो है मना भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कागजात भी उससे मांग सकते हैं। द डिटेल टू बी वेरीफाइड आज अंडर। अब ड्यू डिलीजेंस करने के लिए आप क्या क्या डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, तो उसकी लिस्ट दी हुई है। वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, नो योर कस्टमर पॉलिसी के तहत जो भी उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं उसको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से चेक कर लेना जरूरी होता है।
कस्टमर ने आधार कार्ड अपना सबमिट किया हुआ है मान लेते हैं, तो उसको यूडीआई जो आधार कार्ड की जो गवर्निंग मतलब एजेंसी है उससे चेक कर लेना ज़रूरी है, या कोई और डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, वोटर आईडी मांग लीजिए, पैन कार्ड मांग लीजिए, इन सब चीज़ों को आप ले करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ पैन कार्ड आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप पैन कार्ड नंबर को चेक कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट का वेरिफिकेशन सीआईसी से कर सकते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों से उसकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। होम विजिट, हाउस विजिट या होम विजिट की जाती है टू इंश्योर रेजिडेंशियल एड्रेस, कस्टमर का रेजिडेंशियल एड्रेस जो उसने लिखा है वो सही है या नहीं, इसके लिए उसकी घर की एक विजिट कराइए, चाय वाय पी आइए, वो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एट द ऑफिस एंड बिजनेस फ़ोन नंबर, उसके फ़ोन जो नंबर उसने फर्निश किया है, फ़ोन नंबर वो अपने फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है, उसको आप फ़ोन करके जो है चेक कर लीजिए कि जो इंडिविजुअल का फ़ोन नंबर दिया हुआ उसने, बिजनेस का फ़ोन नंबर या अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर दिया वो सही है या नहीं है। इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी एंड कोलेटरल, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने जो है मान लीजिए सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर किसी ने एक अपना घर जो है आपको गिरवी रखा है, तो उसको जो है जा करके इंस्पेक्शन कर करके आइए, विजिट करके आइए, देखिए कि जो इसने डेटा दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज कोलेटरल और सिक्योरिटी, तो मालिकाना हक, टाइटल इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है मालिकाना हक किसका है, इसमें ये चीज़ चेक करना, वो चीज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक की जाती है, हमारे जो लॉयर वगैरह होते हैं वो चेक करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर ऑफर की गई है, उसका टाइटल इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ वही इसका मालिक है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे काम जो है लॉयर के थ्रू करवाए जाते हैं बैंकों के द्वारा। वैल्यूएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी बाई ए बैंक अपॉइंटेड वैल्यूअर, और जो बैंक की प्रॉपर्टी है उसकी जो मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन करवानी है तो उसको बैंक अपॉइंटेड वैल्यूअर के द्वारा करवाई जानी होती है। जैसे कस्टमर बोलता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, लेकिन हम ये बात कस्टमर के कहने से नहीं मानेंगे, हाँ अपना जो है वैल्यूअर खुद का बैंक का अपॉइंटेड वैल्यूअर होता है, उसको भेज करके चेक करवाएंगे कि आप इसकी मार्केट वैल्यू पता करिए इस प्रॉपर्टी की। वेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बाई बैंक्स लीगल एडवाइजर, जो बैंक का लीगल एडवाइजर होता है उससे हम जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक करवाते हैं, कंफर्म करवाते हैं कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो सही हैं या नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हम ड्यू डिलिजेंस के तहत चेक करते हैं। देखिए ड्यू डिलिजेंस में हम क्या क्या चेक कर रहे हैं, केवाईसी का वेरिफिकेशन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं, पैन का वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से कर रहे हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, घर विजिट कराते हैं कस्टमर का ताकि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म हो जाए कि सही एड्रेस दिया है या नहीं दिया है, जो फ़ोन नंबर वगैरह दिया है वो अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर दिया है या बिजनेस वाला फ़ोन नंबर दिया है तो उसको भी फ़ोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे घर वगैरह हो गया, जो मूव नहीं कर सकती ऐसी प्रॉपर्टी उसने जो सिक्योरिटी या कोलेटरल के तौर पर दी है उसका इंस्पेक्शन करिए, जा करके विजिट करके आइए, वेरीफाई करके आइए कि सब कुछ सही है या नहीं है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन करिए, ये सारे काम ड्यू डिलिजेंस के तहत हम कर रहे हैं। टाइटल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी उसने कोलेटरल या सिक्योरिटी के तौर पर ऑफर की है उसका मालिक वही है या नहीं है, ये चीज़ टाइटल इन्वेस्टिगेशन से पता चलती है। मालिकाना हक हम चेक करवाते हैं। जो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन हम किससे करवाएंगे, उसकी वैल्यूएशन हम करवाते हैं बैंक के द्वारा अपॉइंटेड वैल्यूअर से करवाते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जो बात है वो सही है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के लीगल एडवाइजर के द्वारा उसकी वेटिंग करवाई जाती है, उसको चेक करवाया जाता है। तो ये सारे फ्रेंड्स आपके पॉइंट्स हैं जो ड्यू डिलिजेंस के तहत जो है ड्यू डिलिजेंट के तहत बैंकों को करने होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ और बातें हम इससे रिलेटेड समझेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, फिर आगे चल करके हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी हम केवल एक प्राइमरली जो है एक तरीके समझ लीजिए बैकग्राउंड बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।